दिल तुमसे ही जुड़ा भाग 10। तो दोस्तों, चैनल पे 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि आरा तेज़ी से खांसने लगी। आरा के खांसते ही ईरान अपने ख्यालों से बाहर आ गया और जैसे ही आरा को देखा तो आरा को हल्का हल्का होश आ रहा था। ईरान बेड से खड़ा हुआ और जल्दी से पलटते हुए अपने फेस को सही करते हुए मुड़ा और आरा को देखते हुए कहा, आप ठीक हैं? अब आगे। आरा ने जैसे ही ये सुना वो अपनी भारी पलकें उठा ईरान को देखने लगी। उसने जैसे ही ईरान को देखा उसे वो पल याद आ गया जब रंगली का राका उससे कह रहा था, थैंक यू मास्टर। आरा ने अपने दिल के पास हाथ रख लिया। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। आरा बेड से उठी और ईरान को देखते हुए कहा, तमाशा ख़त्म हो चुका है मास्टर। आरा ने अपने पेट के पास हाथ रखा क्योंकि नाइफ वहीं लगा था। आरा आगे बढ़ी और ईरान का हाथ पकड़ अपने गले पर रखते हुए कहा, बस करो, अब मैं और इस खेल में खिलौना नहीं बनना चाहती। मैं थक गई बेहया बेगरत और बदचलन सुनते सुनते। अब बस कीजिए प्लीज़। ईरान ने एक झटके में अपने हाथों को झटक दिया और कहा, सच सुनने में तकलीफ़ क्यों हो रही है? आखिर तुमने जो किया है वही जो तुम सुन रही हो। आरा ने ईरान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे एक पल में इतनी नफ़रत हो गई आपको कि आपने मुझे महल से उठाकर रंगली में बिठा दिया। आपने अपनी नफ़रत से मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे आज घिन आ रही है उन सभी पलों पर जब मैंने आपसे प्यार किया था। ईरान ने आरा की कलाई को पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे एक सवाल करूँगा, मुझे बस जवाब चाहिए। सोच समझ के जवाब देना। मैं जानता हूँ जवाब, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा। जवाब दो, क्या तुमने किसी के साथ रात बिताई है? क्या तुम किसी के साथ सोई हो? बोलो। आरा ने जैसे ही सुना वो हंसने लगी। उसको इस तरह हंसते देख ईरान उससे अजीब नज़रों से देखने लगा। आरा ने कहा, आप सवाल ही क्यों कर रहे हैं जब आपको जवाब पता है? और आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपने कितनी बार हमें बताया है कि हमने अपने होठों से ना जाने कितनों को छुआ है, ना जाने कितनों के साथ रातें बिताई हैं, तो फिर सवाल क्यों? मुझसे सुनना है तो ठीक है, सुनिए। हाँ, मैंने एक बार नहीं कई बार रातें बिताई हैं और कई बार सोए हैं हम। और कोई सवाल मिस्टर ईरान मल्होत्रा? और कुछ बचा है तो बताएं। मैं आज उन सभी सवालों के जवाब दूंगी और आपको पता है मेरी एक रात की कीमत 10 लाख है। मुझे छूने के लिए जो तो लोग तड़पते हैं, लेकिन मैं उन्हें ही छूती हूँ जिनके लिए मेरी बॉडी में तड़प होती है। आरा जैसे जैसे बोलते जा रही थी, ईरान गुस्से से पागल हो रहा था। जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। आरा ने उसके राउंड घूमते हुए कहा, क्या हुआ? सवाल आपने किया तो जवाब सुनिए। चलिए अब आप बताएं, और क्या चाहिए आपको? मैं नहीं छूना चाहती तो अब क्या? इससे पहले ईरान कुछ और कहता तभी अचानक से डोर पर नॉक हुआ। एलॉय अंदर आया और कहा, बॉस, शादी का इंतज़ाम हो गया है। हमने टॉप फ्लोर पर सब इंतज़ाम कर दिए हैं, लेकिन दूल्हा कौन है? ईरान एलॉय को जलती हुई आंखों से देखते हुए कहा, आपके सामने खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा? एलॉय ने जैसे ही सुना वो बिना पलक झपकाए आंखें फाड़ ईरान को देखने लगा। ईरान के पीछे खड़ी आरा भी ये सुन शॉक हो गई। ईरान ने कोल्ड वॉइस में कहा, जाओ यहाँ से। ये कह ईरान आरा की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हें छूने का हक भी मेरे पास होगा क्योंकि तुम अब मेरी बीवी बनोगी। वैसे तो तुम मिस्ट्रेस भी बनने लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान जो कर दिया है। आरा ने जैसे ही सुना उसने हंसते हुए कहा, मजाक अच्छा करते हैं, मैं आपसे शादी करूँगी। आपने सोच भी कैसे लिया? अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होते ना तो आपसे शादी नहीं करती। इतना कहे आरा जैसे ही जाने को हुई, ईरान ने उसके हाथों को पकड़ा और खींच के अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं तुमसे शादी कर तुम पर एहसान कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी नाचने वाली से शादी कौन करेगा? ईरान आरा की आंखों में देख रहा था। आरा और ईरान जैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखा, दोनों को अपने अतीत के पल एक दूसरे की आंखों में दिखने लगे। फ्लैशबैक। आरा ईरान के बिला से चली तो आई थी, लेकिन ईरान की बातें उसके दिल में घर कर गई थी। आरा अपनी माँ के पास गई और कहा, मॉम, अगर कोई आपके लिए बदलने को तैयार हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तभी आरा की मॉम ने कहा, आरा, आप ईरान की बात कर रही हैं जो उस दिन घर आए थे? वो आपसे प्यार करते हैं ना बेटा? आरा ने जैसे ही सुना वो अपनी पलकें उठा देखने लगी। आरा की मॉम ने आरा को देखते हुए कहा, आरा, आप कश्यप खानदान की वारिस हैं। आप आरा कश्यप हैं बेटा। आप भाग क्यों रही हैं? आपके डैड का खून है आप में, तो आप इस तरह अपने डैड को शर्मिंदा करेंगी? आपको ईरान अच्छा लगता है तो आप बात मान लीजिए। आप अपने सवालों का जवाब अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बेटा।
आपका दिल क्या कहता है? आप वो चाहिए? आरा ने लंबी सांस ली और कहा, मॉम, जब भागना हमारे खून में नहीं तो भाई हमें छोड़कर क्यों भाग गए और आज तक वापस नहीं लौटे? क्या उन्हें नहीं पता होगा कि डैड हमारे साथ नहीं है? क्या भाई को हमारे दर्द नहीं दिखाई देते मॉम कि वो हमें छोड़ के चले गए? क्या क्यों? आरा की मॉम ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, आगम को तो आप जानती हैं, उसके गुस्से के आगे सब कुछ ख़त्म होता है। डैड के एक थप्पड़ ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। अगम अब कभी वापस नहीं आएगा, उसका गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा। 1 साल हो गए लेकिन उसने कभी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। आपके डैड अगम के बारे में कुछ बताना चाहते थे लेकिन उससे पहले ये एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं नहीं जानती। आरा ने जैसे ही सुना उसे अजीब लगा। आरा ने कहा, मॉम, पापा और भाई की बात हुई थी? आरा की मॉम ने मायूस होते हुए कहा, हम नहीं जानते बच्चा। ना जाने क्यों आरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आरा ने कहा, मॉम, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहे आरा जैसे ही जाने को हुई, आरा की मॉम ने कहा, आरा, ज़िंदगी में कभी भी पीछे मत पलटना। अगर तुम्हारा दिल हाथ थामने की इजाज़त दे तो झटकना नहीं, थाम लेना बच्चा। आरा की मॉम ने जैसे ये कहा, आरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहाँ से चली गई। न्यूयॉर्क। वेंटिलेटर मशीन चल रही थी और रूम में बस मशीन की आवाज़ थी और एक गहरी खामोशी। तभी एक आदमी वहाँ आया और उस आदमी को देख एक नर्स जो वहाँ बैठी थी उसे देखते ही खड़ी हो गई और उसके आगे झुकते हुए कहा, हेलो। इस आदमी ने बेड की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा, कोई इम्प्रूवमेंट? नर्स ने ना में अपना सिर हिला दिया। उस आदमी ने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो क्लिक कर वहाँ से निकल गया। आरा आज कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। आरा ने अपनी बुक्स ली और पास वाले कैफ़े में जाकर बैठ गई और बहुत ही ध्यान से बुक पढ़ने लगी। कैफ़े का ओनर आसविद जो आरा को बहुत लाइक करता था, लेकिन आरा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। तभी अचानक से एक कॉफ़ी आरा के सामने आई जिस पर क्यूट सी स्माइल बनी हुई थी और साइड में छोटू सा ए लिखा हुआ था। आरा ने जैसे ही उस कॉफ़ी को देखा, उसने बड़े ही प्यार से कहा, आसवित। तभी यंग हैंडसम सा लड़का वहाँ आया। उसने वाइट जीन्स और वाइट टी-शर्ट पहन रखी थी और ऊपर से अप्रैल पहन रखा था। आसविद ने अपने सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, तो क्या हुआ मिस आरू, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। आरा ने लंबी सांस ली और कहा, आसविद, आप ये सब क्यों करते हैं? आप जानते हैं हमें ये अच्छा नहीं लगता। आसविद ने लंबी आह भरते हुए कहा, और आप भी जानती हैं हमें ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए कॉफ़ी ख़त्म कीजिए और मूड ठीक कीजिए, हमें कॉलेज जाना है। आज आज तो चलिए जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए। इतना कहे आसविद बिना आरा की बात सुने वहाँ से चला गया। आरा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी लेकिन कोई था जो इन दोनों को जलती निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें अंगारे से भी ज़्यादा लाल थी। मल्होत्रा एंटरप्राइजेज। ईरान मीटिंग रूम में बैठा था। तभी अचानक से पूरे रूम में अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही सबको अजीब लगने लगा। इससे पहले मीटिंग में कुछ होता। तभी एक फिर लाइट ऑन हुई। लाइट ऑन होते ही सबके फेस पर अनगिनत एक्सप्रेशन थे। तभी एलॉय ने घबराते हुए कहा, बॉस, हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो गई हैं। एलॉय की बॉडी का हर पार्ट हिल रहा था क्योंकि इस प्रोडक्ट की लीड करने वाला और कोई नहीं, खुद एलॉय था। एलॉय ने डरते हुए कहा, बॉस, मैंने ये नहीं किया, मुझ पर बिलीव कीजिए। एलॉय अपने घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। तभी ईरान गुस्से में उठा और कहा, गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं होती। वफादारी तो तुम्हारे खून में ही नहीं थी तो तुम वफादार कैसे होते? तुम जैसा इंसान मेरे लायक नहीं। तुम्हें तो ऐसी सज़ा मिलेगी तुम्हारी रूह काँप उठेगी। सब बैठकर डर से काँप रहे थे। तभी 2 बॉडीगार्ड वहाँ आए और डरते हुए एलॉय को ज़मीन से उठा ले जाने लगे। मीटिंग रूम में बैठे सभी आदमियों की सांसें उनके गले में अटकी हुई थी कि आखिर एलॉय के साथ अब क्या होगा। कुछ देर बाद फार्म हाउस। एलॉय चेयर पर बैठा हुआ था। तभी किसी के जूते की आहट हुई। एलॉय एक झटके में उठा लेकिन दूसरे ही पल वो अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर, मैं आपसे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपसे दगाबाजी कभी नहीं कर सकता। मास्टर प्लीज़, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर यकीन कीजिए। ईरान ने कोल्ड वॉइस में कहा, बस बहुत हुआ, खड़े हो जाओ। एलॉय ने जैसे ही सुना वो खड़ा हो गया और कहा, मास्टर। तभी ईरान ने कहा, मैं जानता हूँ ये आपने नहीं किया, लेकिन इस गिड़गिड़ाने से अच्छा है आप अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढिए।
आपके पास बस 24 घंटे हैं। मैं जानता हूँ ये किसने किया है, लेकिन मैं बस उस इंसान के नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहा हूँ कि शेर के महल में आकर शेर के साथ दगाबाजी की है। एलॉय ने कहा, ठीक है मास्टर, मैं ये प्रूव करूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहे एलॉय ने अपना लैपटॉप ओपन किया और किसी को कॉल करते हुए कहा, स्टेरन ब्रो प्लीज़ इस ईमेल आईडी के पर्सन का पता करो, आई नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओके, 1 घंटे बाद मैं नाम और लोकेशन के साथ आपसे वहीं मिलूँगा, बाय। ईरान सोफे पर बैठते हुए अपनी वॉच निकाल टेबल पर रखते हुए अपने सिर को पीछे टिकाते हुए कहा, हमें मोहब्बत हुई भी तो उनसे जिन्हें लगता है कि हमारा मिलना बर्बादी होगी। ये सोचते सोचते ईरान सो गया। ईरान को इस तरह सोता देख एलॉय ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी लापरवाही की वजह से हमारा 700 करोड़ का नुकसान हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वादा करता हूँ जिसने ये किया वो मौत की भीख मांगेगा आपसे। 1 घंटे बाद स्टेरन और एलॉय कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। स्टेरन ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस ईमेल की ईमेल आईडी बताते हुए कहा, ये ईमेल आईडी किसी आरा की है जिसने प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन राइवल कंपनी को सेंड की है और उसका लोकेशन यहीं का है। लोकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल था, बट मास्टर का नाम काफ़ी है। स्टेरन ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल उसको जलाते हुए कहा, अब ये किसका काम है मैं नहीं जानता। जिसने भी ये किया है वो बहुत चालाक है, क्योंकि उसने एक ऐसा प्लेस चुना है कि वहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता। बट मैंने अपने हैकर से इस ईमेल आईडी पर एक डेंजर नोटिस डालने को कहा है। लैपटॉप जब भी ओपन होगा उसने एक हार्मफुल साउंड के साथ हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप यहाँ बैठिए, क्या पता वो यहाँ आए, और अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो चले जाइए। नोटिफिकेशन मिलते ही मैं आपको सेंड कर दूँगा। एलॉय ने लंबी सांस ली और कहा, मेरे पास वक्त नहीं, आप जाओ, मैं देखता हूँ, क्या पता वो यहाँ आए। वैसे हमारे ऑफिस और इस कैफ़े की डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ रहकर हमसे ही गद्दारी क्यों। एलॉय को वहाँ बैठे शाम हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आरा और एली एक साथ कैफ़े में आए। एली ने जैसे ही एलॉय को देखा वो शॉक होते हुए कहा, एलॉय भाई आप। एलॉय ने जैसे ही एली की आवाज़ सुनी वो चेयर से उठते हुए कहा, मैम आप यहाँ, वो भी बिना बॉडीगार्ड के, इज़ नॉट सेफ। आप जानती हैं मास्टर के कितने दुश्मन हैं, अगर किसी ने आपको पहचान लिया और हमला कर दिया तो। एली ने कहा, एलॉय प्लीज़ अब आप भी मत शुरू हो जाइए, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, और प्लीज़ भाई को मत बताइएगा। इतना कहे एली आरा के टेबल पर जाकर बैठ गई। एलॉय भी खामोशी से बैठा आरा की तरफ देख रहा था। तभी आरा ने वहाँ के वेटर से कहा, सुजोय आसवित अभी आया नहीं क्या? तभी सुजोय ने कहा, नहीं आरा, आज वो आपके साथ कॉलेज के लिए निकले, उसके बाद कैफ़े आए ही नहीं। एलॉय इन दोनों के बीच की बातें सुन सोच रहा था कि आसवित, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तभी उसने अपने साथ लाए आईपैड में सभी एम्प्लॉय की डिटेल चेक करने लगा। तभी एक आसवित के नाम को देखा जिसने अभी 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। वो पीआर डिपार्टमेंट में है। एलॉय को अब शक हो रहा था। तभी आरा ने अपने लैपटॉप को बैग से निकाल जैसे ही ओपन किया, उसके लैपटॉप में तेज़ी से साउंड करने लगा। लैपटॉप में इस तरह के साउंड को सुन एली और आरा की चीख निकल गई। एलॉय अपनी चेयर से उठा और लैपटॉप को बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बीप हुआ। फ़ोन की बीप सुन एलॉय ने जैसे स्टेरन के मैसेज को देखा, लोकेशन उसी कैफ़े की थी। ये देख एलॉय को गुस्से से सिर फटने वाला था। एलॉय ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये लैपटॉप किसका है? एलॉय ने इतनी तेज़ चीखा था कि आरा डर गई। आरा को लगा कि आवाज़ की वजह से ये आदमी उस पर गुस्सा कर रहा है। आरा ने खुद को संभालते हुए कहा, बंदर हैं क्या आप? ऐसे बंदरों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये हाथी की तरह चिढ़ा क्यों रहे हैं? लैपटॉप मेरे पास है तो मेरा ही होगा ना? ये प्यार से पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, जानवरों की तरह चीख रहे हैं। आरा के इस अजीब से बिहेवियर को देख एली ने मन में हंसते हुए कहा, बंदर? हाथी? आरा ने कहा, हाँ, ये बंदर मुझ पर ऐसे चिल्ला कैसे सकता है? मैं डरती नहीं हूँ। एलॉय आरा के इस बचकानी हरकतों को देख गुस्से में आरा को लैपटॉप उठाया और पटक दिया और कहा, बच्चों वाली नौटंकी करना बंद कीजिए, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। आरा अपने लैपटॉप को देख मायूस हो ज़मीन से अपना लैपटॉप उठाने लगी। तभी एलॉय ने आरा के बाजुओं को पकड़ उसे एक झटके में उठाया और कहा, मल्होत्रा इंटरप्राइजेज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आरा को अब गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। आरा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, हाथ छोड़िए हमारा। लेकिन एलॉय इतना
ज़्यादा गुस्से में था कि उसे तो जैसे आरा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। आरा ने खींचते हुए एक जोर की किलाए के प्राइवेट पार्ट पे मारते हुए कहा, हमसे पंगा लेना भारी पड़ जाएगा आपको, कभी बाप नहीं बन पाएंगे आप, गधे कहीं के। दोबारा हमसे बदतमीजी की ना तो नामर्द बना के रख दूंगी। एली इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मुस्कुरा उठी। वो इतना तेज खिलखिला के हंस पड़ी कि कैफे में जो अब तक खामोश थे एलोय की हालत देख वो भी हंसने लगे। आरा ने एलोय की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपने मेरा लैपटॉप लाकर नहीं दिया तो आज बस एक किक की है, नेक्स्ट टाइम ऐसे किक मारूंगी ना कि सोचोगे मैं पैदा ही क्यों हुआ था। मैं आरा कश्यप हूँ, याद रखना। इतना कहे आरा ने एली को घूरते हुए कहा, दांत दिखाना बंद करो वरना सारे दांत तोड़ के रख दूंगी। इतना कहे आरा गुस्से में वहाँ से निकल गई। एलोय अपने हाथों को अपने प्राइवेट पार्ट पर रख चेयर पर बैठ गया। एली उसके करीब आई और कहा, एलोय भाई, आप एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करा लेना कि आप अब पापा बन पाओगे या नहीं। एली ने कहा, मजाक। एलोय ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एलोय बैठा हुआ अपने आप से गुस्सा कर रहा था। तभी एलोय का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन रिंग होते ही एलोय ने कॉल पिक की और कहा, बॉस, ये ईमेल जिसके लैपटॉप से भेजी गई थी वो आरा कश्यप है। ईरान ने जैसे ही सुना, इससे पहले वो कुछ कहता तभी उसके फ़ोन पर एली का नोटिफिकेशन शो करने लगा। ईरान ने एलोय की कॉल कट जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन हुआ, ईरान के ऊपर जैसे खून सवार हो गया। ईरान गुस्से में अपनी जैकेट ले अपने ऑफिस से निकल गया। एलोय अब भी उसी कैफ़े में बैठा हुआ था क्योंकि आरा ने उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज़ी से किक किया था। एलोय के लिए चलना मुश्किल था। तभी अचानक से बॉडीगार्ड ने उसे पूरे एरिया को कवर कर लिया और ईरान किसी शैतान की तरह एक झटके में कार से बाहर आया और सीधे एलोय के पास जा उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? आपने उन्हें टच कैसे किया? ईरान किसी पागल की तरह चीख रहा था। एलोय को अब भी नहीं समझ आ रहा था कि ईरान उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एलोय ने कहा, मास्टर, उस लड़की। एलोय इतना ही कह पाया था कि ईरान ने उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा, खबरदार जो उन्हें उस लड़की कहा तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। मेरी जुनूनियत है वो। अगर उसके बारे में एक गलत लफ्ज़ भी आपने निकाला तो मैं यहीं इसी वक्त आपकी ज़बान काट दूँगा। मेरे प्यार के बारे में बकवास नहीं। और आपने उसे हाथ लगाया भी तो कैसे? अगर ऐसी कोई बात थी आप मुझसे बात करते, लेकिन नहीं, आपने उसे हर्ट किया। अगर उसने आपको सबक ना सिखाया होता तो आज जिस तरह आप मेरे सामने खड़े हैं वहाँ आपकी लाश होती। ये कह ईरान ने एक झटके में एलोय को झटक दिया और वहाँ से निकल गया। रात के 10 बजे आरा अपने कॉलेज से निकल रही थी। थोड़ी दूर पर कार की बोनेट से टेक लगाए सर्द हवा में ईरान बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। ईरान शाम से खड़ा था, बस उससे मिलने के लिए उसकी राह देख रहा था। आरा जैसे ही बाहर निकली, ईरान उसकी तरफ बढ़ गया। ईरान ने आरा को देखते हुए कहा, आरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहे आरा इग्नोर कर जाने लगी। ईरान को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कब से आरा का इंतज़ार कर रहा था और उसे ऐसे इग्नोर कर जब जा रही थी उसे रास्ते में पड़ा कोई पत्थर। ईरान ने आरा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और एक झटके में उसे अपने करीब कर लिया और उसके हाथ को उसके बैग से लगाते हुए कहा, क्यों क्यों आखिर इतनी बेरुखी क्यों? मैं आपसे बात करने के लिए 4 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझे एक पल में इग्नोर करके जा रही हैं। आरा को दर्द हो रहा था क्योंकि एलोय ने भी उसी जगह बहुत सी रफली पकड़ा हुआ था। आरा ने बहुत धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। आरा का इतना कहना था कि ईरान ने उसके हाथों को एक पल में छोड़ दिया और कहा, मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके लैपटॉप से ईमेल किसने भेजी है? प्लीज़ बताएं। क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? आरा को अब तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले कैफ़े में, अब ईरान उसे उसके लैपटॉप को लेकर सवाल क्यों कर रहे हैं? आरा ने ईरान को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती आप किस ईमेल की बात कर रहे हैं। मैं अपने लैपटॉप से ईमेल आपको क्यों करूँगी? ईरान ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, रुको, और अपना फ़ोन निकाल एक ईमेल दिखाई और कहा, ये आईडी किसकी है? आरा ने जब वो आईडी देखी तो उसने कहा, मेरी। ईरान ने कहा, आपको अंदाज़ा भी है आपकी इस ईमेल ने मल्होत्रा एम्पायर को 7 करोड़ का नुकसान हुआ है? आरा ने जैसे ही सुना उसने गुस्से में ईरान की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, और आपको लगता है मैंने किया है? आप पागल हैं क्या? या फिर अभी जंगल में उलाला उलाला कर रहे थे और अचानक से सीईओ बन गए हैं?
मैं आपकी कंपनी को जानती तक नहीं हूँ। मैं आपकी फाइल्स के साथ ये सब क्यों करूँगी? ईरान ने आरा के कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आपका लैपटॉप किसके पास रहता है? कौन है जो आपके लैपटॉप को यूज़ करता है? उसी ने ये किया है और फंस आप जाएंगी। आरा, मैं चाह के भी आपको बचा नहीं पाऊँगी। मैं जानता हूँ ये आपने नहीं किया, लेकिन मेरी लीगल टीम को ना मैं समझा पाऊँगा ना आप, क्योंकि ईमेल करने वाली आप हैं। इसीलिए आपने अपना लैपटॉप किसको दिया, किसने यूज़ किया, आप जानती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जो काम एलॉय कर रहा था वो मेरी पूरी लीगल टीम आपके साथ करेगी और मैं रोक नहीं पाऊँगा क्योंकि प्रूफ आपके खिलाफ है। आरा ने जैसे ही सुना वो कहीं खो सी गई। उसने ईरान को देखते हुए कहा, 1 मिनट, और अपना फ़ोन निकाल थोड़ी दूर जा किसी को कॉल करने लगी। कार के पास खड़ा ईरान मुस्कुराते हुए कहा, खेल ऐसा खेलो कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि वो खिलाड़ी है या मोहरा। ईरान फेस पर एक डेविल एक्सप्रेशन था। आरा ईरान के पास आई और कहा, क्या आप मुझे लूरा क्लब छोड़ सकते हैं प्लीज़? ईरान ने कहा, लेकिन क्यों? आरा ने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, क्योंकि मुझे आपके किए गए सवालों का जवाब देना है। ईरान ने कहा, ओके, और अपना फ़ोन निकाल कुछ टाइप किया और वहाँ से निकल गया। लूरा क्लब। आरा और ईरान जैसे ही इंटर होने को हुए, बॉक्सर ने उन्हें रोक लिया क्योंकि ईरान ने अपने फेस पर मास्क और गोगल लगा रखा था। ईरान ने एक कार्ड निकाला और जैसे ही दिखाया, सभी बॉक्सर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी मास्टर, लेकिन वो अब भी आरा को नहीं जाने दे रहा था। ईरान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, शी इज़ माई गर्ल। बॉक्सर तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी क्वीन। आरा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन आरा उसे इग्नोर कर तेज़ कदमों से आगे बढ़ी और अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर चल रहा था क्योंकि अंदर सिंघानिया की पार्टी चल रही थी। आरा सीधे साउंड एरिया में गई और साउंड बंद कर दिया। जितने भी लोग डांस कर रहे थे सभी के कदम रुक गए। ईरान वीआईपी सेक्शन में जा किसी प्रिंस की तरह सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जलाते हुए कहा, एंजॉय। तभी एलॉय और स्टेरन भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। एलॉय और स्टेरन ईरान को देख उनके पास जा साइड में खड़े हो गए। लोगों को इस तरह देख ईरान ने मुंह बनाते हुए कहा, एंजल और डेविल की तरह मेरे साइड में दोनों क्यों खड़े हो? तभी स्टेरन ने कहा, वैसे मास्टर, हम में से एंजल कौन है और डेविल कौन है? ईरान ने दोनों का फेस देखा तो दोनों ईरान को ही बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे कि ईरान उन्हें क्या जवाब देगा। ईरान ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम दोनों ही डेविल हो, समझे? तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ। एलॉय ने अपनी लंबी सांस लेते हुए कहा, बैठ जाऊं? मुझे बैठने लायक छोड़ा है आपकी जुनूनियत ने? स्टेरन मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। ईरान ने कहा, क्या बकवास है? एलॉय ने कहा, कोई बकवास नहीं की मास्टर, मैं सोच रहा था शायद मैं कुंवारा मरने वाला हूँ या फिर बिना बाप बने ही मर जाऊँगा। स्टेरन जो मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था वो अब खिलखिलाकर हंस पड़ा। स्टेरन को हंसता हुआ देख एलॉय ने घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे दांत प्यारे नहीं हैं। ईरान ने अपने दांत को पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो दोनों और चुपचाप बैठ जाओ। एलॉय और स्टेरन जैसे ही सोफे पर बैठे थे कि अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ से पूरा क्लब गूंज उठा और स्टेरन और एलॉय बैठते बैठते खड़े हो गए। ईरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आउच। ईरान को मुस्कुराता हुआ देख एलॉय ने कहा, मास्टर। तभी ईरान ने कहा, जस्ट शट अप। दोनों सामने देखने लगे। तभी ईरान ने कहा, तुम्हारा गुनहगार जिसने तुम्हारी फाइल को तुम्हारे नाक के सामने से चुरा के सिंघानिया को मेल किया था वो कोई और नहीं, आसवित है। दोनों अपनी आंखें फाड़ देखने लगे और जैसे ही बैठने को हुए एक बार फिर एक और थप्पड़ उन दोनों पर फिर बैठते बैठते रह गए। तभी एलॉय ने कहा, भगवान, ये लड़की है या आफत? जब भी मिली है मेरी बैंड बजाए जा रही है। ये थप्पड़ की आवाज़ जिसे सुन ईरान इतना खुश हो रहा था, ये कोई और नहीं, आरा ने आसवित को मारा था। आरा ने आसवित का कॉलर पकड़ उसके झकझोरते हुए कहा, आसवित, आपने हमारे लैपटॉप से मल्होत्रा एम्पायर की फाइल सिंघानिया एम्पायर को मेल की है, हाँ या नहीं? आसवित ने जैसे ही सुना वो शॉक हो गया। आसवित ने कहा, आरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले आसवित आगे बढ़ता तभी एक तेज़ आवाज़ गूंजी, कट, बैकअप। सबने जैसे ही आवाज़ सुनी वो इस तरफ देखने लगे। सबने जैसे ही उस तरफ देखा सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वीआईपी सेक्शन में बैठा ईरान डायमंड की तरह साइन कर रहा था और उसके बगल में खड़े दो उसके हैंड उसके औरे में 4 चांद लगा रहे थे। ईरान उठा और कहा, एक कदम भी बढ़ाया तो टांगे तोड़कर ट्रैफिक सिग्नल पे बिठा दूंगा। वैसे तुझे कोई भीख भी नहीं देगा, जानता है क्यों? क्योंकि भिखारी की शक्ल तुझसे तो बहुत अच्छी होगी। ईरान ने आरा की कलाई पकड़ी और उसे
अपने पीछे करते हुए कहा, मल्होत्रा एम्पायर में आकर मल्होत्रा से दगाबाजी महंगी पड़ गई तुम्हें। इतना कह ईरान ने आसवित के हाथों को पकड़ा और एक झटके में तोड़ दिया। ये देख सिंघानिया के फेस का रंग उड़ गया। आरा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से एलॉय का फ़ोन रिंग हुआ और एलॉय जैसे ही फ़ोन पिक करते हुए एलॉय ने जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, उसके फेस का रंग उड़ गया। एलॉय ने डरते हुए कहा, मास्टर, किसी ने मल्होत्रा एम्पायर में आग लगा दी है। ईरान ने जैसे ही ये सुना, वो किसी हवा की तरह वहाँ से गायब हो गया। पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में झुलस रही थी। ईरान किसी पागल की तरह उस जलती हुई बिल्डिंग में चला गया। कुछ ही देर में एलॉय और स्टेरन के साथ आरा भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन एलॉय और स्टेरन ने देखा कि ईरान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। एलॉय जैसे ही अंदर जाने को हुआ, फायर ब्रिगेड के आदमियों ने उसे रोकते हुए कहा, अंदर जाना बहुत ही डेंजर है। ये आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अंदर जाना मौत को गले लगाना जैसा है। स्टेरन ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मास्टर अंदर हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। स्टेरन अंदर जाने के लिए बेचैन था। उसे रोकने के लिए 4 आदमी ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन आरा किसी तरह छिपते हुए बिल्डिंग में चली गई। उसने देखा पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में झुलस रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने लगे हुए थे, लेकिन आग बुझाना इतना आसान नहीं था। आरा सीढ़ियों से 15वें फ्लोर पर जैसे ही पहुंची, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने में डूबी हुई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन आरा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस ईरान चाहिए था। वो उसी तरफ बढ़ने लगी जहां उसे एली लेकर गई थी। आरा ईरान चीख रही थी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ न सुन आरा का दिल बैठा जा रहा था। उसे अजीब सा डर लग रहा था। आग लगने से चारों तरफ बस स्मोक थी। आरा को सफोकेशन हो रही थी, लेकिन ईरान को ढूंढने के लिए उसने सब कुछ अवॉइड करते हुए जैसे ही डोर के पास गई और जैसे ही डोर के हैंडल को हाथ लगाया, आरा की चीख निकल गई, आह! क्योंकि हैंडल अंगारे की तरह दहक रहा था। आरा ने किसी तरह उसे ओपन किया और जैसे ही डोर खोला, सामने का नज़ारा देख वो शॉक हो गई। ईरान ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके हाथों में फाइल और फ़ोटो फ्रेम था जो आधा जल चुका था। इसलिए फ़ोटो किसका था ये हम कह नहीं सकते थे। आरा भाग के उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ईरान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ईरान का रिस्पॉन्स ना मिल आरा घबरा गई और उसे सीपीआर देने की कोशिश करने लगी, लेकिन ईरान अब भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। आरा ने लंबी सांस ली और ईरान के होठों को अपने हाथों से पकड़ उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने लगी। लगभग वो बार बार ऐसा करती रही। लगभग 3 मिनट बाद ईरान ने एक लंबी सांस ली। अब जाकर आरा की सांस में सांस आई। आरा जैसे ही ईरान को उठाने को हुई, तभी फायर ब्रिगेड वाले वहाँ आ गए। इससे पहले वो वहाँ की आग को बुझाते, तभी डोर का एक टुकड़ा जल कर टूट के नीचे गिरने लगा। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कि स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूं कि ना करूं, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी को आगे बढ़ाऊं या यहीं पर एंड कर दूं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और अपना कमेंट ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे का स्टोरी पार्ट अपलोड कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।